एक्चुअली अमाइनो एसिड जो है वो मोर देन 300 है। जैसे बॉल हो गई, ऊन का गोला हो गया, उसकी जो अंदर वाली पार्ट है वो तो हाइड्रोफोबिक है, जो वाटर को बाहर भगाएगा, और बाहर वाली जो सरफेस है उस बॉल की वो हाइड्रोफिलिक है, जो वाटर के मॉलिक्यूल को अपनी तरफ खींचेगी। तो अमाइनो एसिड स्टार्ट करते हैं भाई। देखिए अमाइनो एसिड की अगर अपन बात करते हैं यहां पर, तो अमाइनो एसिड को केमिकली अगर देखें अपन तो CH COH NH2 और यहां पर R, ठीक है। ये R की वैल्यू को हम चेंज करते जाएंगे, अमाइनो एसिड चेंज होते जाएंगे, ठीक है। बाकी सब सेम रहेगा। जैसे अमाइनो एसिड कितने होते हैं, आप बताइए कितने अमाइनो एसिड होते हैं भाई, आपको पता होगा, कुछ आइडिया होगा। एक्चुअली अमाइनो एसिड जो है वो मोर देन 300 है, 300 से ज़्यादा अमाइनो एसिड है, लेकिन उसमें से 20 या 21 अमाइनो एसिड ऐसे हैं जो कि प्रोटीन बनाते हैं। अपन उन्हीं प्रोटीनेशियस अमाइनो एसिड के बारे में बात करते हैं जो कि प्रोटीन बनाते हैं। और अमाइनो एसिड कोई भी हो ये सब सेम रहेगा, आर की वैल्यू चेंज करते जाएंगे। इनको केमिकली हम कहते हैं अल्फा अमीनो कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या कहा जाता है इनको? अल्फा अमीनो कार्बोक्सिलिक एसिड। ये अल्फा कार्बन है, ये अमीनो ग्रुप है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो अल्फा अमीनो कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं इसको, ठीक है। अब अमाइनो एसिड जो है हम इसको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक तो होते हैं इसेंशियल अमाइनो एसिड। भाई इसेंशियल अमाइनो एसिड क्या होते हैं? जो कि नॉट प्रोड्यूस्ड इन बॉडी, जो बॉडी में नहीं बनते, इसलिए डाइट के थ्रू इनकी ज़रूरत हमको होती है, इसलिए इसेंशियल कहते हैं। ये डाइट में हमारे लिए इसेंशियल है। क्यों इसेंशियल है? क्योंकि बॉडी में नहीं बनते। दूसरे होते हैं नॉन इसेंशियल। नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड। नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड क्या होते हैं? प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी, प्रोड्यूस्ड इन बॉडी। ये हमारी बॉडी में बनते हैं और बॉडी में बनने के कारण इनकी ज़रूरत हमको डाइट में नहीं है। ये हमारे लिए नॉन इसेंशियल है, क्योंकि बॉडी में बनते हैं तो इनकी ज़रूरत हमको नहीं होती डाइट के थ्रू, ठीक है। तो नॉन इसेंशियल होते हैं। ये एक क्वेश्चन तो इसी में आता है कि कौन से अमाइनो एसिड इसेंशियल हैं और कौन से नॉन इसेंशियल हैं। तो पहले तो अपन इसेंशियल देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो इसेंशियल मतलब जो बॉडी में नहीं बनते। थ्रियोनिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, लाइसिन, ट्रिप्टोफान, मिथियोनिन, वेलाइन और फिनाइल एलेनिन। ठीक है, ये जो है थ्रियोनिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, लाइसिन, ट्रिप्टोफैन, मिथियोनिन, वेलिन और फिनाइल एलेनिन, ये इसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं। अब बात करें नॉन इसेंशियल कौन से हैं भाई? नॉन इसेंशियल में आ जाएंगे ग्लाइसिन, एलेनिन, सेरीन, सिस्टीन, एस्पेराज़ाइन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामाइन, ग्लूटामिक एसिड, प्रोलिन, टायरोसिन। कितने हो गए देखो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए, ठीक है।
तो ये 8 तो इसेंशियल में लिखे अपन ने, 10 हमने नॉन इसेंशियल में लिखे, 18 हो गए। अब जो 2 एमाइनो एसिड होते हैं इनको अलग से हम सेमी इसेंशियल की कैटेगरी में रखते हैं। भाई सेमी इसेंशियल की कैटेगरी क्यों? क्योंकि ये बच्चों में तो नहीं बनते, बच्चों में नहीं बनते। तो बच्चों के लिए तो ये क्या हो गए, अगर चिल्ड्रन में बात करें तो चिल्ड्रन में तो ये नहीं बनते, तो उनके लिए हो गए इसेंशियल। लेकिन एडल्ट में बनते हैं, तो एडल्ट के लिए क्या हो गए, एडल्ट के लिए क्या हो गए, नॉन इसेंशियल हो गए। ठीक है, एडल्ट में बनने लगते हैं। क्योंकि कौन कौन से हैं भाई सेमी इसेंशियल एमाइनो एसिड में? तो सेमी इसेंशियल एमाइनो एसिड में आ जाएगा आर्जिनिन, ये सेमी इसेंशियल है। और दूसरा आ जाएगा यहाँ पर हिस्टिडिन। आर्जिनिन और हिस्टिडिन जो होते हैं ये सेमी इसेंशियल अमाइनो एसिड में आएंगे। ठीक है, बच्चों के लिए इनको हम इसेंशियल में रख देंगे इसके साथ, और एडल्ट के लिए हम इसको इनके साथ रख देंगे नॉन इसेंशियल में। तो ये 20 टाइप के अमाइनो एसिड है। हर एक अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर तो अपन को याद नहीं रखना है, लेकिन कुछ अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर के बारे में हमें पता होना चाहिए। जैसे कि CH, भाई COH NH2 ये तो कॉमन है। अब R की वैल्यू अगर हम H रख दें तो ये ग्लाइसिन कहलाता है, ग्लाइसिन जो कि सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है, सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड। R की वैल्यू अगर मैं CH3 रख दूं, CH COH NH2 और यहाँ पर CH3 रख दी तो ये एलेनिन है, ये क्या है, एलेनिन है। और एक और याद रखना है, R की वैल्यू अगर CH2OH रख दें तो ये सेरीन है, क्या है ये, सेरीन है। ठीक है, तो R की वैल्यू H रख दें तो ग्लाइसिन, R की वैल्यू CH3 रख दें तो एलेनिन, और R की वैल्यू अगर हम CH2OH रख दें तो सेरीन बन जाता है ये। ठीक है, ये 3 अमाइनो एसिड बेसिकली आपको याद रखने हैं, इनमें R की वैल्यू आपको याद रखनी है। ठीक है, तो अमाइनो एसिड में अपन ने कहा 2 कैटेगरी हो गई, इसेंशियल हो गई और नॉन इसेंशियल हो गई। उसमें से 3 अमाइनो एसिड के अपन ने एग्जाम्पल पढ़ लिए कि उनके स्ट्रक्चर क्या होंगे, उसमें R की वैल्यू क्या होगी। अब अमाइनो एसिड में ही हम बात करते हैं एक ज़्विटर आयन के बारे में। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर अमाइनो एसिड में ही ज़्विटर आयन, जिस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं ज़्विटर आयंस पे। ज़्विटर आयन होते क्या है देखिए, अब हमें पता है अमाइनो एसिड क्या है, फिर से बनाओ RCH, ऐसे लिख सकते हैं अपन NH2COH, क्या एक ही बात है? अपन ने जो लिखा था अमाइनो एसिड इस तरीके से भी लिख सकते हैं, बात तो वही है, CH NH2COH और R, है ना। अब इसको जब हम इस अमाइनो एसिड को एसिडिक मीडियम में डालते हैं, कौन से मीडियम में डालते हैं, एसिडिक मीडियम में जब अपन डालते हैं इसको तो ये इस तरह से बन जाता है, NH3 पॉजिटिव, हाइड्रोजन गेन कर लेता है COH, मतलब ये बेस की तरह काम करने लगता है। जब हम इसको कौन से मीडियम में डालते हैं, जब हम इसको एसिडिक मीडियम में डालते हैं तो ये किसकी तरह काम करता है, ये बेस की तरह काम करता है। जब हम इसको बेसिक मीडियम में डालते हैं तो RCH NH2 ये हाइड्रोजन दे देता है CO नेगेटिव, मतलब XS किसकी तरह काम करता है, एसिड की तरह काम करता है। जब हम कौन से मीडियम में डाल दिया, यहाँ पर हमने इसको डाल दिया एल्केलाइन मीडियम में, एल्केलाइन या बेसिक मीडियम में डाल दिया तो ये किसकी तरह काम कर रहा है, एसिड की तरह। जब एसिडिक मीडियम में डाला तो बेस की तरह काम करता है,
बेसिक मीडियम में डाला तो एसिड की तरह काम करता है, लेकिन न्यूट्रल पीएच पर अगर पीएच 7 है, जिसको हम कहते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पीएच, इस आइसो इलेक्ट्रिक पीएच में क्या होता है, ये एक ही समय पर हाइड्रोजन ले भी रहा होता है और उसी समय पे हाइड्रोजन दे भी रहा होता है। मतलब एसिड का भी काम करता है और बेस का भी काम करता है एक ही समय पर। इसी को हम ज़्विटर आयन कहते हैं। ये कौन सा आयन कहलाता है? ज़्विटर आयन कहलाता है। इसी को हम क्या कह देते हैं? ज़्विटर आयन। एक ही समय पे ये एसिड की तरह भी काम कर रहा है और बेस की तरह भी काम कर रहा है, तो ये जो आयन है ये क्या कहलाएगा? ज़्विटर आयन। तो क्वेश्चन बहुत आते हैं, सिंपल सा ही क्वेश्चन आता है। आपको एक कोई बना के दे देंगे अमाइनो एसिड जिस पे पॉजिटिव चार्ज होगा, एक पे नेगेटिव चार्ज होगा, एक पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होगा। पूछेंगे ज़्विटर आयन कौन सा है, तो ज़्विटर आयन कौन सा होगा? जिस पे पॉजिटिव चार्ज भी होगा और जिस पे नेगेटिव चार्ज भी होगा, उसको हम कौन सा आयन कहेंगे? उसको हम ज़्विटर आयन कहेंगे। ठीक है, तो ये ज़्विटर आयन होता है जो आपके सामने बना हुआ है। तो ज़्विटर आयन को अपन क्या कह सकते हैं कि बाइपोलर स्टेट ऑफ अमाइनो एसिड, बाइपोलर स्टेट ऑफ अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड की बाइपोलर स्टेट है, मतलब जिस पे पॉजिटिव चार्ज भी होता है और जिस पे नेगेटिव चार्ज भी होता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम ज़्विटर आयन कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये ज़्विटर आयन वाला क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है। अब अमाइनो एसिड जब जुड़ेंगे, ये तो चलो बात हो गई अमाइनो एसिड के बारे में। जब अमाइनो एसिड आपस में जुड़ेंगे तो क्या बनाएंगे भाई? अमाइनो एसिड आपस में जुड़ेंगे तो प्रोटीन्स बनाएंगे क्या? है ना, प्रोटीन्स बनाएंगे। अमाइनो एसिड आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं? प्रोटीन्स बनाते हैं। अब अमाइनो एसिड कैसे जुड़ते हैं चलिए देखते हैं। CH COH अपन तोड़ के लिखते हैं इसको ब्रेक करके, और यहाँ NH2, और ये पहला अमाइनो एसिड हो गया। अब एक अमाइनो एसिड से दूसरा अमाइनो एसिड भी जुड़ेगा, NH2 CH COH R2, ये दूसरा अमाइनो एसिड हो गया। जब ये अमाइनो एसिड आपस में जुड़ते हैं तो यहां से वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, NH2 का H निकलता है और COH का OH निकलता है, माइनस H2O निकलता है। तो वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा तो क्या बचा बताइए? यहाँ बचा C डबल बॉन्ड O और यहाँ NH2 का क्या बचा? NH बचा। ऐसा ही होगा ना। बाकी सेम है, CH ये R1, ये भी अगर किसी से जुड़ा होगा तो इसका भी H निकला होगा तो NH। आगे अगर किसी से जुड़ा होगा तो इसका H निकला होगा, और यहां पर दूसरा होगा ये CH R2, ये किसी से जुड़ा होगा तो COH का क्या निकला होगा? OH निकला होगा। COH का OH निकला होगा। तो इस तरीके से ये जो बॉन्ड बना है बीच में, इसको हम कहते हैं डाइपेप्टाइड बॉन्ड और पेप्टाइड बॉन्ड। ये कौन सा बॉन्ड कहलाएगा? पेप्टाइड बॉन्ड कहलाएगा। ऐसे कई सारे अमाइनो एसिड जुड़ते जाएंगे और पेप्टाइड चेन बना लेंगे, और उन्हीं पेप्टाइड चेन से मिलकर क्या बनता है? प्रोटीन। जैसे होता है ना हीमोग्लोबिन, ग्लोबिन में 4 पेप्टाइड चेन होती है, ग्लोबिन एक प्रोटीन है, 2 अल्फा 2 बीटा। तो यही अमाइनो एसिड जुड़ के तो क्या बना लेते हैं? ये जब अमाइनो एसिड आपस में जुड़ेंगे तो पेप्टाइड चेन बना लेंगे, और वही पेप्टाइड चेन क्या बन जाएगी? प्रोटीन बना लेगी। और यहाँ पर जो भी पहला अमाइनो एसिड होगा उसका NH2 यहाँ पर होगा, मतलब इसको हम कहेंगे एन टर्मिनल। पहला अमाइनो एसिड क्या बनाएगा? एन टर्मिनल। और जो भी लास्ट अमाइनो एसिड होगा, उसका यहाँ पर COH होगा, तो यहाँ पर C टर्मिनल होगा। भाई ऐसे तो कई 100 हजारों अमाइनो एसिड जुड़ेंगे ना,
पहले, लेकिन जो भी पहला होगा उसका NH2 यहाँ खाली होगा तो वो N टर्मिनल, और हजारों लाखों में कई सौ में जो लास्ट होगा वो क्या होगा, COH खाली होगा तो वो C टर्मिनल। तो मतलब पेप्टाइड चेन जो होती है, पेप्टाइड श्रृंखला, पेप्टाइड चेन, उसका लेफ्ट एंड क्या होता है, N टर्मिनल, और उसका राइट एंड क्या होता है, उसका राइट एंड होता है C टर्मिनल। ठीक है, तो N टर्मिनल और C टर्मिनल, और बीच में बनते जाते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। COH और NH2 के बीच में रिएक्शन होती है, वाटर का मॉलिक्यूल निकलते जाता है और क्या बन जाता है, पेप्टाइड बॉन्ड। और एमाइनो एसिड जो होते हैं, ध्यान दीजिएगा, प्रोटीन्स जो होते हैं दे आर हेट्रोपॉलीमर, हेट्रोपॉलीमर ऑफ एमाइनो एसिड। ये अमाइनो एसिड के क्या होते हैं, हेट्रोपॉलीमर होते हैं। हेट्रोपॉलीमर का मतलब क्या हो गया भाई, कि सेम टाइप के अमाइनो एसिड से मिलकर कोई भी प्रोटीन नहीं बनना। तो प्रोटीन जो बनता है उसमें डिफरेंट टाइप के अमाइनो एसिड्स होते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स क्या होते हैं, हेट्रोपॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से प्रोटीन बनेगा। अब हम बात करें प्रोटीन्स में, तो यहाँ पर जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है बेसिकली 4 टाइप के स्ट्रक्चर की अपन बात करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो पहले अपन पढ़ लेते हैं इसमें प्राइमरी स्ट्रक्चर के बारे में। भाई प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है प्रोटीन का, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होता है ये स्ट्रेट चेन ऑफ अमाइनो एसिड है, स्ट्रेट चेन ऑफ अमाइनो एसिड। ऐसे जैसे एक अमाइनो एसिड ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, ऐसे अमाइनो एसिड स्ट्रेट चेन के फॉर्म में जुड़ते जाएंगे और ये स्ट्रक्चर कौन सा कहलाएगा, प्राइमरी स्ट्रक्चर कहलाएगा। अमाइनो एसिड की स्ट्रेट चेन होती है। अब इसमें क्या होता है, ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है ये अनस्टेबल है। कैसा है, अनस्टेबल। अनस्टेबल का मतलब क्या है कि नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करता, ये नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करता, ये अनस्टेबल है, नेचुरली एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो इसका कोई एग्जाम्पल भी नहीं है, लेकिन हाँ इसकी ज़रूरत हमें क्यों, फिर पढ़ क्यों रहे जब एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो क्योंकि होता क्या है, कई बार प्रोटीन ऐसे हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है अमाइनो एसिड के, तो इस हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर में क्या हम बता पाएंगे कि कौन सा अमाइनो एसिड किस सीक्वेंस पे है, कौन सा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कौन सा किसके लेफ्ट में, कौन सा किसके राइट में, क्या हम इस स्ट्रक्चर में बता सकते हैं, तो हम इस स्ट्रक्चर में नहीं बता सकते। तो जिस पार्ट में भी हमको पता करना होगा उस पार्ट को हमको सीधा करना पड़ेगा, उस पार्ट को हमको प्राइमरी बनाना पड़ेगा। वो प्राइमरी होता नहीं है, प्राइमरी हमको उसको बना के देखना पड़ता है। तो मतलब इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि इट गिव्स पोजिशनल इंफॉर्मेशन of amino acid. It gives positional information of अमाइनो एसिड। ये अमाइनो एसिड की पोजीशनल इंफॉर्मेशन देता है कि कौन सा अमाइनो एसिड कौन सी पोजीशन पे है, कौन से सीक्वेंस पर है। ये प्राइमरी स्ट्रक्चर का सिग्निफिकेंस है। अदरवाइज प्राइमरी स्ट्रक्चर के प्रोटीन का कोई एग्जाम्पल ही नहीं है क्योंकि ये स्टेबल ही नहीं है। लेकिन हाँ सेकेंडरी स्ट्रक्चर की अगर अपन बात करें, सेकेंडरी स्ट्रक्चर की अपन बात करते हैं तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होता है ये स्टेबल होता है लेकिन बायोलॉजिकली इनएक्टिव है। बायोलॉजिकली क्या है, ये इनएक्टिव है। भाई बायोलॉजिकली इनएक्टिव होने का क्या मतलब है, बायोलॉजिकली इनएक्टिव होने का मतलब है किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। स्ट्रक्चर तो बना सकता है लेकिन किसी रिएक्शन में ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा, इसलिए हम कह रहे हैं ये बायोलॉजिकली कैसा होता है, बायोलॉजिकली इनएक्टिव होता है ये। अब देखिए यहाँ पर सेकेंडरी स्ट्रक्चर अलग अलग फॉर्म में मिलता है।
एक तो हेलिकल फॉर्म में मिलता है सेकेंडरी, जिसको अल्फा हेलिक्स कहते हैं, ऐसा हेलिक्स बने होते हैं, ये हेलिकल स्ट्रक्चर है, अल्फा हेलिक्स के फॉर्म में मिलेगा है। इसका एग्जाम्पल है केराटिन प्रोटीन, जो हेयर्स में मिलेंगे, नेल्स में मिलते हैं, एनिमल के हॉर्न जो सींग होते हैं उनमें मिलता है। दूसरा शीथ के फॉर्म में होता है, जिसको हम बीटा प्लीटेड शीथ कहते हैं, शीथ के फॉर्म में होगा, ऐसे जिगजैग मैनर में होगा, शीथ के फॉर्म में होगा, जिगजैग मैनर में होगा, कुछ इस तरीके से। एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन होंगी इसमें, एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन है, और यहां पर ये जो बने हुए हैं, जो बेंडिंग है, वो हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण है। एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन होती है और वो शीथ बना लेती है, शीथ मतलब पूरी लेयर, कई सारी पॉलीपेप्टाइड चेन होंगी ऐसी टेढ़ी मेढ़ी इस तरीके से, और पूरी लेयर बना लेंगे, उसको बीटा प्लीटेड शीथ कहेंगे। ये कहाँ पर मिलता है? सिल्क में। सिल्क में एक प्रोटीन होता है फिब्रोइन, फिब्रोइन ऑफ सिल्क। सिल्क में एक प्रोटीन मिलता है जिसको हम फिब्रोइन प्रोटीन कहते हैं। वो जो स्ट्रक्चर बनाता है वो बीटा प्लीटेड शीथ होती है पूरी। और एक और स्ट्रक्चर है जो सेकेंडरी की कैटेगरी में आता है, उसमें ऐसे 3 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, एक ये हो गई, दूसरी ये हो गई, और तीसरी यहां पर ये हो गई। 3 पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं, तीनों ऐसी क्वाइल्ड होती हैं, एक दूसरे के चारों तरफ लिपटी होती हैं। इसी को अपन कहते हैं कोलेजन। ये किसका स्ट्रक्चर है? कोलेजन का स्ट्रक्चर है। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल्स, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल्स। एनिमल वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा प्रोटीन जो मिलेगा वो कौन सा मिलता है? कोलेजन मिलता है। कौन सा मिलेगा? कोलेजन मिलेगा। जैसे बायोस्फीयर में तो र्यूबिस्को होता है, प्लांट में पढ़ते हैं अपन, ठीक है। एनिमल में सबसे ज़्यादा प्रोटीन कोलेजन मिलेगा। तो ये प्रोटीन का एक तो प्राइमरी स्ट्रक्चर हो गया जो अनस्टेबल है लेकिन एमाइनो एसिड की पोजिशनल इंफॉर्मेशन देगा। सेकेंडरी स्ट्रक्चर हो गया जो 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, एक तो हेलिकल फॉर्म में केराटिन, शीथ के फॉर्म में फिब्रोइन जो सिल्क में मिलेगा, और 3 चेन तीनों हेलिकल अगर होंगी तो वो कोलेजन है। वो क्या है? वो कोलेजन है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है टर्शरी स्ट्रक्चर। तो ये जो होता है टर्शरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर क्या होता है? ये जो होता है हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है, हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होगा इन 3D, 3 डायमेंशनल। जैसे वो वूलन बॉल होती है ना, वूलन बॉल होती है, ऊन का गोला होता है ना भाई, ऊन का गोला, एक पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, चारों तरफ ऐसी लिपटी होती है जैसे ऊन का गोला बना होता है, उसी तरीके से हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है ये। इसको हम कहते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर कहते हैं। और इसमें जो इसका आउटर पार्ट होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, और इनर पोर्शन जो होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है। मतलब कहने का क्या है, जैसे बॉल हो गई, ऊन का गोला हो गया, उसकी जो अंदर वाली पार्ट है वो तो हाइड्रोफोबिक है, जो वाटर को बाहर भगाएगा, और बाहर वाली जो सरफेस है उस बॉल की वो हाइड्रोफिलिक है, जो वाटर के मॉलिक्यूल को अपनी तरफ खींचेगी, और ये बायोलॉजिकली एक्टिव है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। जैसे कि इसके एग्जाम्पल हैं एंजाइम्स। एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रोटीन के टर्शरी स्ट्रक्चर होते हैं जो कि बायोलॉजिकली एक्टिव हैं। बायोलॉजिकली एक्टिव का मतलब क्या है? रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं भाई। एंजाइम्स होते हैं वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं ना, तो बायोलॉजिकली एक्टिव स्ट्रक्चर है। फिर इसके बाद आता है क्वाटरनरी। भाई क्वाटरनरी स्ट्रक्चर क्या होता है? वो भी टर्शरी जैसा ही है,
लेकिन टर्शरी में ऊन का गोला जो बना था वो एक ऊन के थ्रेड से बना था। यहां पर एक से ज्यादा थ्रेड लो और उसका गोला बना दो तो वो क्वाटरनरी हो जाएगा। मतलब हम कह रहे हैं मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड चेन, more than 1 polypeptide chain in 3D। भाई एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन 3 डायमेंशन में हो, वही XYZ ऊन का गोला, लेकिन चेन एक से ज्यादा है तो उसको हम क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहते हैं। ये भी बायोलॉजिकली एक्टिव है। एग्जाम्पल है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में चेन्स होती है ना, 4 चेन होती है। हीमोग्लोबिन में 2 अल्फा प्लस 2 बीटा चेन्स होती हैं। तो ये हीमोग्लोबिन क्या है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में आता है। चारों चेन हाईली कॉइल्ड होती हैं, 3D में आती हैं, तो ये किस में आ जाता है, ये हो जाता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो ये प्रोटीन का स्ट्रक्चर है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये बात थी प्रोटीन के बारे में। तो अपन ने एमाइनो एसिड पढ़े, एमाइनो एसिड के बाद अपन ने बात किसके बारे में करी, प्रोटीन के बारे में। अब अपन पढ़ेंगे यहाँ पर आगे एंजाइम्स के बारे में। तो चलिए भाई इतना नोट कर लीजिए। हालांकि लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। न्यूक्लिक एसिड आप पढ़ोगे बॉटनी वाले पोर्शन में, ठीक है। जो न्यूक्लिक एसिड है वो आप बॉटनी में पढ़ोगे, DNA RNA, तो वो यहाँ पर अपन कवर नहीं करेंगे। अब अपन पढ़ते हैं एंजाइम्स के बारे में, जो इसका लास्ट टॉपिक है, लेकिन तो थोड़ा सा बेसिक पार्ट उसका आज अपन पढ़ते हैं यहाँ पर। देखिए एंजाइम्स, जैसे कि अपन ने कहा कि एंजाइम्स जो होते हैं दे आर दी टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, बेसिकली ये प्रोटीन्स होते हैं। ऑलमोस्ट ऑल दी एंजाइम्स आर प्रोटीन, ठीक है। तो टर्शरी स्ट्रक्चर है बेसिकली, और ऑलमोस्ट सारे ही एंजाइम क्या होते हैं, सारे ही एंजाइम प्रोटीन कैटेगरी के टर्शरी स्ट्रक्चर हैं। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है। ऑलमोस्ट ऑल दी एंजाइम्स आर, आपको एक्सेप्शन अगर पता हो तो बताइए कौन से एक्सेप्शन है जो प्रोटीन नेचर के नहीं होते। ऑलमोस्ट ऑल दी एंजाइम्स आर प्रोटीन्स एक्सेप्ट क्या है, बिल्कुल एक्सेप्ट है राइबोजाइम। राइबोजाइम हो गया, राइबो न्यूक्लियस P हो गया, ये जो है RNA कंटेनिंग एंजाइम है। ये RNA कंटेनिंग एंजाइम होते हैं, मतलब न्यूक्लिक एसिड होते हैं। बेसिकली क्या है, ये न्यूक्लिक एसिड है नेचर में। बाकी सारे एंजाइम जो होते हैं दे आर प्रोटीन्स, ठीक है। अब यहाँ पर एंजाइम्स में अपन कुछ फैक्टर्स की बात करते हैं जो एंजाइम एक्टिविटी को मेनली अफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स दैट अफेक्ट एंजाइम एक्टिविटी। तो हम ऐसे फैक्टर्स की बात करते हैं जो एंजाइम एक्टिविटी को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। और इसमें पहला फैक्टर है पीएच। पहला फैक्टर क्या है, पीएच है। अब पीएच के लिए जब अपन ग्राफ बनाते हैं ना, ग्राफ से समझेंगे अपन इसको। यहाँ पर है पीएच, इस एक्सिस पर है एंजाइम एक्टिविटी। तो पीएच के लिए जब ग्राफ बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से ग्राफ बनेगा। ये ग्राफ हमको क्या बता रहा है, देखिए यहाँ पर कि एक स्पेसिफिक पीएच पर एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम है। एक स्पेसिफिक पीएच पर एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम होती है, जिसको हम कहते हैं ऑप्टिमम पीएच। क्या कहते हैं, ये कौन सा पीएच है, ऑप्टिमम पीएच है, जिस पर एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम होती है। पीएच को इससे कम करेंगे तब भी एक्टिविटी कम होगी,
पीएच को इससे बढ़ाएंगे तब भी एक्टिविटी कम होगी। और हर एंजाइम का अपना ऑप्टिमम पीएच अलग अलग हो सकता है। जैसे पेप्सिन के लिए ऑप्टिमम पीएच होता है 2, ट्रिप्सिन के लिए ऑप्टिमम पीएच होता है 8 के आसपास। ठीक है, ये ऑप्टिमम पीएच है। हर एंजाइम के लिए डिफरेंट पीएच हो सकते हैं। हमारी बॉडी में जो भी एंजाइम्स है वो अलग अलग पीएच पर काम कर रहे हैं। तो पहला फैक्टर पीएच है। दूसरे फैक्टर की अगर मैं बात करूं यहां पर, तो दूसरा फैक्टर जो एंजाइम एक्टिविटी को अफेक्ट करेगा वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर है भाई। टेम्परेचर के लिए ग्राफ बनाते हैं। अगेन ग्राफ सेम बनता है। अगेन ग्राफ सेम बनेगा। एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम होगी। एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम है। टेम्परेचर को इससे कम करेंगे, टेम्परेचर को इससे कम करेंगे तब भी एक्टिविटी कम होगी। टेम्परेचर को इससे बढ़ाएंगे तब भी एक्टिविटी कम होगी। लेकिन यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है, अगर टेम्परेचर को हम बढ़ाते जाएं तो एक लिमिट ऐसी आएगी कि एंजाइम इनएक्टिव हो जाएंगे। और ये जो इनएक्टिवेशन होगा वो उनका परमानेंट इनएक्टिवेशन होगा। उसके बाद टेम्परेचर को कम करने पर भी वो काम नहीं करेंगे। जैसे मान लो टेम्परेचर को कम करते जाओ, एक लिमिट ऐसी आएगी कि एक्टिविटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। एक्टिविटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। लेकिन टेम्परेचर को फिर से बढ़ाएंगे तो फिर से एक्टिविटी शो करने लगेगा। ठीक है ना। इसी तरीके से लेकिन टेम्परेचर को बढ़ा के इनएक्टिव कर दिया तो वो परमानेंट इनएक्टिवेशन है। क्यों? क्योंकि एंजाइम का डीनेचुरेशन हो जाता है। सो इनएक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स बाय इंक्रीज इन टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करके इनएक्टिवेट करें तो ये क्या होता है, परमानेंट इनएक्टिवेशन। और परमानेंट इनएक्टिवेशन क्यों होता है? क्योंकि डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम है। एंजाइम का क्या हो जाता है, डीनेचुरेशन हो जाता है एंजाइम का, क्योंकि प्रोटीन स्ट्रक्चर है, डीनेचर्ड हो जाते हैं, टूट फूट जाते हैं। ठीक है, तो इस कारण से यहाँ पर परमानेंट इनएक्टिवेशन हो जाता है। तो ये पीएच और टेम्परेचर के लिए ग्राफ सेम बनता है। ठीक है, पीएच के लिए और टेम्परेचर के लिए ग्राफ कैसा होगा, सेम बनेगा। बस लेकिन बात ये याद रखनी है कि जब टेम्परेचर को बढ़ा के हमने इनएक्टिव कर दिया तो फिर एंजाइम का परमानेंट इनएक्टिवेशन है, क्योंकि उनका डीनेचुरेशन हो जाता है। और जनरली 40 डिग्री के ऊपर एंजाइम डीनेचर्ड होने लगते हैं। कुछ एंजाइम है जो टेक पॉलीमरेज वगैरह है, अपन पढ़ेंगे आगे, जो कि हाई टेम्परेचर पे भी इनएक्टिव नहीं होते, काम करते रहते हैं। ठीक है, तो फिलहाल तो अभी आप ये 2 फैक्टर नोट कर लीजिए एंजाइम्स के बारे में। चलिए, तो ये तो अपन ने स्टार्ट किए हैं एंजाइम्स के बारे में। ठीक है, तो एंजाइम्स में अभी अपन और पढ़ेंगे, मैकेनिज्म की बात करेंगे, हाउ एंजाइम्स स्पीड अप द रिएक्शन, उसकी बात करेंगे कि एंजाइम रिएक्शन की स्पीड को कैसे बढ़ाते हैं, कैसे काम करते हैं, एंजाइम कितनी क्लासेस हैं और एंजाइम्स के क्या टाइप्स हैं, उनके बारे में अपन आगे बात करेंगे। एंजाइम्स को अपन को थोड़ा डिटेल में पढ़ना है, तो ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, तो एंजाइम्स को कंप्लीट करेंगे अपन, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को ख़त्म भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ तक पढ़ लीजिएगा अच्छे से। नोट्स जितने भी अपन ने स्टार्टिंग से लेके कार्बोहाइड्रेट हो गया, लिपिड हो गए, एमाइनो एसिड हो गए, प्रोटीन्स हो गए, इनको पढ़ लीजिएगा, फिर एंजाइम्स को आगे और समझेंगे।